जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चरों में से एक लेक्चर है। हम आज लेकर आपके लिए उपस्थित हैं जिस वीडियो की डिमांड बहुत दिनों से आपकी तरफ से आ रही थी, HIS 102 का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर 2021 का, जैसा आप जानते हैं, ये 2021-22 का मॉडल पेपर है और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस पेपर का नाम एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 750 AD है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। जो चाहे वो हिस्ट्री के कोई भी स्टूडेंट हो, इन्होंने इसको 1 नंबर पे रखा हो, 2 नंबर पे रखा हो या तीसरे मेजर के रूप में रखा हो, ये सबके लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करिए, आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा कि आप पेन कॉपी मेरे साथ लेके बैठिएगा और मैं जो छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा साथ में ऑप्शन के साथ, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा और उसको नोट डाउन करिएगा ताकि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा हो इम्तिहान एग्जाम में और आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन, यानी सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, कॉपर। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन, यानी मानव द्वारा तांबा का इस्तेमाल किया गया। उसको 4000 BC उसकी उत्पत्ति को माना जाता है। 4000 बिफोर क्रिस्ट, BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह से पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ था। कह रहा था द स्ट्रगल, अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो आप जान जाइएगा इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा की जानकारी हड़प्पा सभ्यता में लोगों को नहीं थी। ठीक है, और ये बता दें सबसे पुराना मेटल, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका तांबा होगा। ठीक है, दोनों दो क्वेश्चन है। अगर पूछता है कि हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो उसका सही उत्तर है लोहा की जानकारी उनको नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न है, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम किताब लिखी है, तो द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, डॉक्टर RC मजूमदार की ये बुक है। ठीक है, ये रमेश चंद्र मजूमदार की किताब है, याद रखिएगा, द स्ट्रगल फॉर एम्पायर। स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के साथ ही साथ मैंने HSC यानी हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर का वीडियो किया है, HIS 101 का वीडियो किया है, उस वीडियो को भी आप जाके जरूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रश्न आपके सेकेंड पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो वहां पे आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 40 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इस तरह से 80 क्वेश्चन में से आपका पेपर तो बहुत जबरदस्त होने वाला है, ये तो मैं लिखित दे सकता हूँ। साथ ही साथ मैं जो छोटी छोटी बातें भी बीच में बताऊंगा उस पर आप फोकस करिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पिलनी, यदुनाथ सरकार, ये सारे पिछले पेपर में भी इनके अलग अलग किताबों के नाम पूछे गए, तो देख के आइएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दामोदर विनायक सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर वाज बोर्न ऑन। तो इनको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है, वो जगह की बात पूछ रहा है, तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। एग्जैक्टली इनका जन्म 28 मई 28 में 1883 में भागुर गांव, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी नासिक के निकट है, नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था, जो अब महाराष्ट्र में आता है। पहले ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता था। इनके माता का नाम राधाबाई, इनके माता जी का नाम अगर पूछता है तो राधाबाई, और पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। अगला प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट, आप देख के जाएगा हड़प्पा। साथ ही साथ ये मैं पहले बता दूं, हड़प्पा आपका जो है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ रावी। और आपको बता दूं, हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों आते हैं। ठीक है, इसकी खोज 1921 में की गई। ठीक है, तो ये रावी नदी के तट पे है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रावी। अभी मैं बताऊंगा आगे घग्गर के नदी के तट पे क्या स्थित है। ये प्रश्न सब आए हैं, इसलिए अभी यहां नहीं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसीडर्ड इन, कब से माना जाता है। स्टूडेंट, ए कह रहा है पूर्वार, बी कह रहा है उत्तर वैदिक काल, सी कह रहा है मौर्य काल और डी कह रहा है कुषाण काल। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए उत्तर वैदिक काल में भी मूर्ति की पूजा होती थी, लेकिन जब हम इसमें हमारे पास सारे ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर रहेगा पूर्वार। इसी को हम वैदिक काल भी कहते हैं। ये एक वैदिक काल से के एकदम समीप का काल है और वैदिक काल से ही मूर्ति पूजा का समय माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य, यानी प्री आर्यन। आर्यनों के आने से पहले जो ये समय है, मूर्ति पूजा भारत में होती रही है। ठीक है, अगला कह रहा है संध्या सभ्यता यानी का महान स्नान घर कहाँ है, यानी सिंधु सभ्यता का द ग्रेट बाथ यानी महान स्नानगार कहाँ है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है कि मोहनजोदड़ो में है। कहां पे है जो सबसे बड़ा स्नानगार है, महान स्नानगार सैद्य संपदा का, तो मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, ये अगर मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि ये 11.88 मीटर लंबा है। लेंथ में लंबाई जो है इसकी इतनी है, लेंथ इतना है, और चौड़ाई की बात करें तो 7.01 मीटर चौड़ा था ये जब ये पाया गया। तो ये लंबा हो गया और 11.88 और 7.01 चौड़ा है।
ठीक है। और जो बाथरूम है उसकी जो ढाल है पानी निकलने के लिए, वो ढाल दक्षिण से पश्चिम की ओर है, दक्षिण से पश्चिम की ओर। मैंने ये आपको एडिशनल बातें बता दी, नोट करके रख लीजिएगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी जो सिंधु सभ्यता का जो खोज हुई तो उसमें लोग किसकी पूजा करते थे स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव की पूजा करते थे। दे वर वर्शिपर ऑफ शिवा। शिव को ही पशुपतिनाथ, क्योंकि उसमें पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो वो शिव के पशुपति नाथ मतलब जो सभी पशुओं का जो मालिक हो, सभी पशु जीव जंतु, उसमें मानव भी शामिल ही है एक तरह से। तो साथ ही साथ वे सूर्य, जल, वृक्ष और प्रकृति की भी पूजा करते थे। अगर इसमें ऑप्शन वो नहीं दिया हुआ है इसीलिए मैंने सूर्य को बता। साथ ही साथ वे सूर्य, जल, पृथ्वी, प्रकृति देवी प्रकृति देवी की पूजा करते थे, ठीक है। धौलावीरा किस राज्य में? अगला क्वेश्चन करा, धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ जिले में है। कहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा? गुजरात के, अगर नाम आ जाता है कच्छ, ठीक है, तो गुजरात के कच्छ में है, ठीक है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है, ठीक है। इसको शंभुदान गढ़वी ने 1960 में इसको खोजा था। शंभुदान गढ़वी, अगर पूछता है धौलावीरा की खोज किसने की थी तो शंभुदान गढ़वी ने 1960 में की थी, ठीक है। 1960 में शंभुदान गढ़वी ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पंतन नगर था, यानी पोर्ट नगर। पोर्ट, आप बंदरगाह समझते हैं ना, बंदरगाह क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह साबरमती नदी के किनारे स्थित लोथल था। तो लोथल ये किसके किनारे है? साबरमती नदी, साबरमती, ठीक है, साबरमती में है, ठीक है। और ये साबरमती नदी और भगवो नदी के बीच में है। अगर बात करें साबरमती नदी और भगवो नदी के बीच का ये एरिया है भगवो, तो भगवो नदी के बीच में लोथल पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा लोथल, ठीक है। चावल की खेती अगर पूछता है कहां से जुड़ी हुई थी सिंधु सभ्यता में, तो चावल जो शब्द है वो लोथल से ही जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। चावल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में तो जुड़ा हुआ है, लोथल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आर्य शब्द इंगित करता है, कह रहा है जो इथेनिक ग्रुप यानी निर्जाति समूह को, नोमेडिक यानी घुमंतु को, चायबारी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो ये जानते हैं हमेशा ये श्रेष्ठ रेस को दिखाता है। जो हम कहते हैं ना आर्य हैं, हम आर्य हैं, क्योंकि हमारे देश का नाम भी आर्यव्रत है, तो हम लोग माना था आर्यों की उत्पत्ति को लेकर बहुत लोगों में मतभेद है। लेकिन हमारे ग्रंथ, खास करके बौद्ध ग्रंथ और वैदिक, इसकी पुष्टि करते हैं कि जो हमारे वैदिक ग्रंथ है और बौद्ध ग्रंथ है कि ये पुष्टि करते हैं कि भारत ही आर्यों का देश रहा है, इसलिए इसको आर्याव्रत कहते हैं। लेकिन ये किसका? श्रेष्ठ वंश का सूचक है, सुपीरियर रेस की। हमारी जो जनजाति है वो सबसे सुपीरियर है, ठीक है। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे? धर्म पे, योग पे, विधि पे, दर्शन पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन पे है। इसमें दर्शन शिक्षा की बात की गई है, याद रखिएगा। दर्शन, दर्शन मतलब जीवन जीने के तरीके पे। धर्म की बात हमारी किताबें उपनिषद नहीं करते हैं। संस्कारों की संख्या कितनी है आपको बता दूं? 16 संस्कार हैं। संस्कारों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 16। अब उसमें 16 में जो है योगपवीत, विवाह संस्कार, तो ये इसको गर्भधान, यानी जब बच्चे माँ के पेट में बच्चे का आना जो है, गर्भ जन्म से 9 महीना पहले जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो सबसे पहला संस्कार गर्भधान संस्कार होता है, और जीवन का सबसे अंतिम संस्कार अंत्योष्टि संस्कार। इसी में विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, सब इसी तरह। तो कुल 16 संस्कार हमारे यहाँ माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता खोजी गई। हड़प्पा सभ्यता किसने खोजा? इसका राइट आंसर है, देखिए, हड़प्पा की खोज की बात करें स्टूडेंट, तो हड़प्पा जो है 1921 में, 1921, याद रखिएगा 1921, हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो की भी खोज 1921 के आसपास ही हुई है। इसकी खोज की दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी, याद रखिएगा, दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी ने इसको खोजा, ठीक है। 1900 के, अगर बोलता है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो के खोज करता राखल दास बनर्जी है। मोहनजोदड़ो अगर पूछ देता है तो राखल दास बनर्जी, याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी, ठीक है। तो वो किसके हैं? मोहनजोदड़ो के। हड़प्पा के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा के लिए हमारा आंसर हो जाएगा कि 1921 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। स्टूडेंट आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। स्टूडेंट अगर आप कोई वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के बीच शेयर करिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आप एक अच्छा काम करके दूसरों की मदद भी कर पाए। हमारा देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन बैंक पर भरोसा करके बिल्कुल मत जाइएगा। मैं बार बार अपने सारे वीडियो में इस बात को कहता हूं, आपको लगता होगा सर कहते हैं क्योंकि बहुत गलत आंसर दिया, मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का कोई नुकसान हो। अगला क्वेश्चन करा, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? ये प्रश्न मैंने जो आपका HIS 101 का पेपर उसमें बताया, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। एकदम सीधे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। मुंडको उपनिषद। ऋग्वेद में अघन्या किसको कहा गया है? ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गाय के लिए क्यों किया गया है? क्योंकि जिसको काटा ना जा सके, जिसको मारा ना जा सके, इस शब्द का अर्थ होता है। जो अघन्या शब्द है इसका अर्थ है जिसकी हत्या ना की जा सके, जिसको मारा ना जा सके। तो किसको हमारे वैदिक कल्चर से नहीं माना जा सकता? गाय हमारे लिए बहुत पवित्र है, गाय हमारी माता है, इसीलिए ऋग्वेद के अनुसार गाय के लिए ही अघन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया। वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? आप जो देखिए, आप देख लीजिएगा, पाणी जो है वो व्यापारी, और ये अंतरराष्ट्रीय व्यापारी होते थे, देश विदेशों से लेन देन करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो पाणी शब्द जो है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यापारी के लिए
इस्तेमाल किया गया। स्वर्णकार आप समझते हैं लोहार के लिए, स्वर्णकार जो सोने आभूषण का काम करता है, लोहार जो लोहे का काम करता है, पुरोहित जो पूजा पाठ का काम करता है, ठीक है। तो व्यापारी के लिए पाणी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। अब पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का शासक जो संस्थापक था वो माना जाता है उदयन जो है आपका राइट आंसर, उदयन इसी को माना जाता है, उदयन को माना जाता है। कहीं कहीं हमको अजातशत्रु का नाम मिलता है, कि कहीं कहीं हम देखते हैं कि अजातशत्रु भी इसमें है। तो अजातशत्रु का भी नाम मिलता है। तो उदयन हमारा राइट आंसर है। जो अजातशत्रु था वो उदयन का पिता था, ठीक है। लेकिन उदयन जो इस राज्य का गवर्नर सबसे पहले था, गवर्नर आप समझ रहे ना। तो अजातशत्रु ने जो हर्यका वंश का शासक था, किसका शासक था? ये बेटा था अजातशत्रु का, और उदयन जो पुत्र था अजातशत्रु का, और ये हर्यंका वंश का शासक था, जो मगध पे 460 कब से बैठा था? 460 बीसीई मतलब बिफोर क्राइस्ट, 460 बीसी से 440 के आसपास तक शासन किया। और इसने जो 490 में पाटलिपुत्र को खोजा, पाटलिपुत्र के लिए ये जुड़ा हुआ है 490 के आसपास जो भी है, ठीक है। 490, ठीक है। 490 राइट आंसर हो जाएगा। 490 जब वो गवर्नर था, राजा नहीं था, तभी खोज दिया था, ठीक है। चलिए अगला, उसका संस्थापक माना जाता, मतलब खोजा नहीं था, संस्थापक कहेंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मगध की प्राचीन नगरी थी ये गिरिवज्र थी, जिसको राजगृह नाम से जानते हैं। गिरिवज्र जो था वो मगध की राजधानी थी। प्रश्न सारे बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पाटलिपुत्र पटना का नाम है, वैशाली ये सब नहीं था। चंपा के बारे में आगे बताऊंगा क्या है। गिरिवज्र जो है वही मगध की राजधानी थी। ये 5 पहाड़ियों से घिरा नगर, अगर पूछा जाता 5 पहाड़ियों से घिरा नगर कौन सा था, तो गिरिवज्र था। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 महाजन की सूची कहां मिलती है? देखिए 16 महाजनपदों की, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, मगध की प्रारंभिक राजधानी ये मैंने बता दिया गिरिवज्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जाता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? यही मैं कह रहा था, कोई क्वेश्चन छूट गया लग रहा है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंदा वाज द फाउंडर ऑफ द नंद वंश, ठीक है। महापद्म नंद, इसे जानते हैं, इसे कुलीन सम्राट नहीं माना जाता। कि अच्छा सम्राट कुलीन क्यों नहीं माना गया? क्योंकि इसने अपने सीमा का विस्तार गंगा के पार कर दिया, इसीलिए इसको कुलीन सम्राट नहीं माना जाता है, ठीक है। और ये जान लीजिए, ये पहला केंद्र शासन पद्धति आप समझते हैं ना, सेंट्रल सिस्टम, केंद्र शासन पद्धति का जन्मदाता है। जैसे भारत सरकार है जिसके अंदर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सब चलते हैं, तो केंद्र शासन किसका है? मोदी सरकार का है, इस समय भाजपा का है। तो इसी तरह केंद्र सरकार का संस्थापक किसको माना जाता है? महापद्म नंद को माना जाता है, ठीक है। और इसे कुलीन शासक नहीं माना जाता क्योंकि इसने गंगा से अपनी सीमाएं बढ़ा दी थी, गंगा के पार चला गया था अपनी सीमाओं का विस्तार करते हुए। तो इसने बहुत बड़ा राजा था ये, ठीक है, और नंद वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, तो स्टूडेंट्स जो बोला प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, जैसे कई बार मुझे पता करने पे पता चला था कि जो है कि महापद्म नंद का भी नाम आता है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारे पास कोई डाउट नहीं है, राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा, ठीक है। इस पे आप निश्चिंत रहिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन पूछा था, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए चाणक्य का नाम, बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है। इनका एक नाम और कौटिल्य भी था, ठीक है, दूसरा नाम था, लेकिन बचपन का नाम इनके पिता ने इनका नाम विष्णुगुप्त रखा था, तो इनका नाम विष्णुगुप्त है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा था? अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है लकड़ी का बना था उसका महल। किसका बना था? वुड का बना था, लकड़ी, राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा वेदों में सबसे प्राचीन है? ये प्रश्न मैंने बोला ना HIS 101 का पार्ट भी है, लेकिन इसमें भी आया, तो आप देख के उसको भी आएगा, उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा स्टूडेंट। ऋग्वेद का पार्ट है, किसका भाग है? पार्ट नहीं, सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद इज द राइट आंसर, ऋग्वेदा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आया था, कौटिल्य के प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य हमारे पास शायद है, कौटिल्य उसी के प्रधानमंत्री थे। इनके गुरु भी माने जाते हैं, और एक गुरु और अभी प्रश्न में बताऊंगा। चंद्रगुप्त बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? जो अगला प्रश्न कह रहा है, बिंदुसार के दरबार का राजदूत कौन था? तो बिंदुसार का जो ये था इसके दरबार का जो ये डायमेकस है, डायमेकस ही बिंदुसार के दरबार में राजदूत था। और ये किसका ये एंटियोकस प्रथम का, जो एंटियोकस नीचे ऑप्शन दिया है ना, ये जो इसी का ये राजा था। ये कहाँ का राजा था? ये राजा था एंटियोकस, सीरिया का राजा था, यूनानी राजा हम कह सकते हैं इसको, सीरिया से था, यूनानी राजा था। ये कहाँ का राजा था? यूनान का। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायमेकस, इसका ये जो राजदूत बन के ये आया था, डायमेकस, ठीक है। चंद्रगुप्त अब बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त के पुत्र अशोक का पिता है, ठीक है।
चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो जो डाइमेकस है वो एंटियोकस, जो सीरिया का राजा था, यूनानी राजा था, उसके कहने पर डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनकर आया था। सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सारनाथ के स्तंभ का निर्माण जो है किसने कराया? अशोक ने करवाया। ठीक है, राइट आंसर आपका अशोक। ठीक है, और जो सारनाथ है, सारनाथ में अशोक को सॉरी बुद्ध ने, सारनाथ इसलिए पॉपुलर है, सारनाथ की बात करें तो सारनाथ इसलिए भी पॉपुलर है, इसका राइट आंसर आपको बता दे रहा हूं, अशोक जो होगा आपने पता है। सारनाथ इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो गौतम बुद्ध ने यहीं पे प्रथम उपदेश दिया है, जो 4 प्रमुख तीर्थस्थल है बौद्ध धर्म के, लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर और सारनाथ, तो सारनाथ उसमें भी आता है। तो चलिए अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? अशोक ने बनवाया सांची का स्तूप, राइट आंसर है अशोक। ठीक है, और कब ये जो सांची का स्तूप से जो अशोक है, जो अशोक स्तंभ है, ये भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह कब बना है? तो याद रखिएगा 30 दिसंबर 1947 में राष्ट्रीय चिन्ह बन गया है भारत का। 30 दिसंबर 1947 में ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बन गया है। ठीक है, क्या? अशोक स्तंभ, और ये इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ये प्रश्न में देखिए, अब इसमें तो कौटिल्य का नाम है ही नहीं, चाणक्य का नाम है ही नहीं, ऑप्शन में भद्रबाहु, अश्वघोष, नारद और मनु। तो आपको बता दूं इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, कि चंद्रगुप्त का गुरु की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। भद्रबाहु क्यों होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि ये इसका जैन धर्म गुरु था, क्योंकि चंद्रगुप्त का झुकाव जो हो गया था बाद में जैन धर्म की तरफ था, तो ये जैन गुरु था, इसका जैन गुरु की, इसने इसको जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा दी होगी। तो भद्रबाहु जो है उसका जैन गुरु था, जैन धर्म का गुरु था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर भद्रबाहु भी सही होगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरा आ जाएगा तो चाणक्य तो था ही गुरु। मौर्य काल में शिक्षा सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो इसका राइट आंसर जो है नालंदा नहीं था, तक्षशिला। राइट आंसर ही तक्षशिला था, ज्ञान का मौर्य काल में सबसे बड़ा केंद्र। याद रखिएगा, प्रश्न सारे मतलब। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन बना? मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा जो बना वो बृहदत्त था। बृहदत्त जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था, चंद्रगुप्त के परिवार। और ये सतधन्वंतन का पुत्र था। किसका पुत्र था? बृहदत्त जो था वो जो मौर्य शासक सतधन्वंतन का पुत्र था, सतधन्वंतन का पुत्र था। और जो ये बृहदत्त था, इसकी हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। इसकी हत्या किसने की थी? और शुंग शासन स्थापित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। याद रखिएगा, इसी के बाद शुंग वंश शुरू होता है और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी बृहदत्त की हत्या की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? प्रयाग प्रशस्ति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी रचना जो है हरिसेन ने की है। हरिसेन कौन था? हरिसेन जो चंद्रगुप्त का पिता समुद्रगुप्त था, सॉरी जो समुद्रगुप्त जो था, अशोक ने जो समुद्रगुप्त के जो हरिसेन था उसका कवि था। ठीक है, उसके दरबार का कवि था। तो उसने क्या किया था कि इसमें उन राज्यों, इसकी जो प्रयाग प्रशस्ति है स्टूडेंट्स, इसमें उन राज्यों का जिक्र है जिसको समुद्रगुप्त ने जीत लिया था, उन राज्यों के बारे में है। और यह हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति को ले जाके अशोक ने 370 ईस्वी में जो कौशाम्बी से लाया गया था अशोक स्तंभ, उस पर खुदवा दिया था। यानी जो अशोक स्तंभ है इस पर प्रयाग प्रशस्ति को खुदा गया, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पूछा है। हरिसेन उसका था और ये समुद्रगुप्त के जीते हुए राज्यों का उल्लेख है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो मेगास्थनीज भारत आया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और किसका सेनापति था ये सेलुकस निकेटर जो था, सेलुकस निकेटर का दूत था। सेलुकस निकेटर जो आपका सिकंदर है उसका वो था सेनापति, और उसका दूत कौन था? उसका दूत था ये मेगास्थनीज, जो सेलुकस निकेटर का दूत था। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला प्रश्न क्या करता? मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो ये जान लीजिए, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है मोहनजोदाड़ो? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अब मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? सब बातें मैंने बता दी, ध्यान रखिएगा। 1921 में होता। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत, अगर जगह का नाम बदल दे तो वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लकराना जिला है, लकराना। याद रखिएगा इस नाम को, लकराना जिला है। ठीक है, सिंध प्रांत में, वहां पे है ये मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न का, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए जानी जाती है, आंसर डी राइट है। चलिए, यानी सब था, अगर नगर प्रणाली थी, नगर वाला था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तो है ही, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए तो जाना ही जाता था। उत्कृष्ट सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। ठीक है, चलिए कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता लोग विश्वास करते थे आत्मा ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली, मात्र देवी में। ये मात्र सत्तात्मक समाज था, तो ये इसका राइट आंसर डी होगा। डी द राइट आंसर, डी ओनली डी, मात्र मदर गॉडेस। अब इसमें मैंने बताया था कि प्रकृति की भी पूजा करते थे, शिव की पशुपति की पूजा करते थे, और प्रकृति की, वर्षा की, अग्नि की पूजा करते थे। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं। कालीबंगा स्थित है। अब ये देखिए, कालीबंगा जो है ये उत्तर गुजरात में है, इसका राइट आंसर, सॉरी कालीबंगा जो है वो ऑप्शन ए करा गुजरात, बी करा पंजाब, सी करा राजस्थान। तो ये उत्तरी राजस्थान में है, उत्तरी गुजरात निकल रहा था मेरे मुंह से, उत्तरी राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले। कालीबंगा का अगर नाम बदल के अगर कहीं राजस्थान ना आ जाए तो ये हनुमानगढ़ जिला है। कहाँ का? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, तो हनुमानगढ़ में था।
हनुमानगढ़, आप याद रखिएगा, फिर से लिख दे रहा हूं, हनुमानगढ़। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, मैंने बताया पशुपति की पूजा करते थे, इंद्र और वरुण नहीं, अगर इसमें अग्नि होता, प्रकृति होता तो सही हो जाता, लेकिन उत्तर बस पशुपति की ए है, तो पशुपति की, शिव की पूजा करते थे। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया है? सिंधु सभ्यता का प्रयोग 1900 के आसपास, 1921 तक खोजी हुई है, 1900 के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग सर जॉन मार्शल ने किया था। सर जॉन मार्शल, ये बड़ा ब्रिटिश अधिकारी था, इसी के नेतृत्व में खुदाई उदाई करने की आज्ञा दी गई थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अब लास्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, चंपा जो थी ये अंग प्रदेश, अंग महाजनपद, 16 महाजनपद है, आप देख के जाइएगा 16 महाजनपद क्या क्या है स्टूडेंट, बताना इतना जल्दी संभव नहीं, वीडियो बड़ा हो जाता है। 16 महाजनपद जो है उसकी लिस्ट, उसकी राजधानी आप देख के जाएगा, तो अंग प्रदेश की चंपा राजधानी थी, महाजनपद था अंग महाजनपद। ठीक है, आज भागलपुर मुंगेर है, आज की डेट में क्या है, आज ये भागलपुर मुंगेर के नाम से जाना, भागलपुर मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर को मिला के अंग प्रदेश बना, अंग महाजनपद था। ठीक है, तो इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन का सीरीज स्टूडेंट आपके लिए कवर किया है, और ये सारी चीजें अब पूछ देता है आर्यों को। एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं, अगर बौद्ध ग्रंथ में जो हमारे कि आर्यों का जिक्र कहां है, तो भारत के भागलपुर के अंग और बंग को बौद्ध ग्रंथ में आर्यों का जगह माना गया। अंग और बंग को, अंग क्या है, अंग आपका भागलपुर और मुंगेर है, और बंग जो आपका बंगाल है, इसको बौद्ध ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में अंग और बंग को आर्यों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसी तरह, और अगर एक क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए इस क्वेश्चन, इसका अंग तो चंपा प्रदेश जो था उसकी राजधानी थी, अगर पूछ दे कि चंपापुरी, इसका पूरा नाम क्या है, चंपापुरी, याद रखेगा। अगर पूछ दे कि तक्षशिला किसकी राजधानी थी, तो तक्षशिला जो थी वो गांधार महाजनपद की राजधानी थी, याद रखेगा। तो स्टूडेंट आशा करता हूं मेरा वीडियो लेक्चर, तो जो तक्षशिला है वो गांधार महाजनपद की राजधानी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। स्टूडेंट इस तरह से आपके लिए मैंने 40 क्वेश्चन का सीरीज कवर किया है, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने बहुत इंफॉर्मेशन दी आपको, आपको बहुत काम आएगी, पूरी वीडियो देख के जाएगा, दोबारा देख के जाइएगा, ताकि आपको सारी चीजें याद रहे। आपका आप कीमती समय देने के लिए थैंक यू। आपका एग्जाम सबसे अच्छा हो, आप परीक्षा में टॉप करें, सबसे अच्छे नंबर ले आए, और नंबर आने के बाद मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि कितने नंबर आपने स्कोर किए। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड से चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, हम आप ही के लिए दिनों रात मेहनत करते हैं।